Good morning, students. Today we will cover the doubts from the second assignment. First doubt that I have received is question number 2. Question number 2 followed by 3. So first of all, we will do question number 2. In question number 2, a block of mass 60 kg is suspended using 2 threads. ठीक, आप समझ लो। तीन बच्चों धागे हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए बी सी। ये एंगल हमें दिया ना 50 डिग्री। बच्चों ये एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सस्पेंडेड है ब्लॉक ऑफ मास m, वेयर m is 60 kg। m is 60 kg। इट इज एट रेस्ट। ये हमें गिवन है, ये रेस्ट में। रेस्ट में मतलब F नेट फोर्स इस पे 0 है, ठीक है जी। रस्सियां जैसे ये थ्रेड्स हैं, दीज आर आइडियल। अगर मेंशन ना हो तो आपके सिलेबस में आइडियल रोप्स हैं। आइडियल रोप्स क्या होती हैं? स्मूथ, ठीक है जी, मासलेस, they exert force of tension on the bodies attached with them, and this force, this tension is represented by capital T. It acts, tension एक फोर्स है जो धागे लगाते हैं। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अभी ये सीख लो, इसके बारे में डिटेल में न्यूटन लॉ चैप्टर में पढ़ेंगे। टेंशन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जैसे ये मान लो बी से लेके ये थर्ड थ्रेड है बी सी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, इन वन आइडियल थ्रेड, जो आइडियल थ्रेड है जो कि मासलेस है, स्मूथ है, ठीक है जी। देयर इज सेम टेंशन थ्रू आउट, देयर इज सेम टेंशन एवरीवेयर इन द थ्रेड। ये कुछ आइडियल रोप्स और टेंशन की प्रॉपर्टीज है, ये बस आपने ध्यान में रखनी है। अब एक धागे में ये पॉइंट क्या कह रहा है? इन वन थ्रेड, इन वन आइडियल थ्रेड देयर इज वन टेंशन। एक धागे में एक टेंशन होगी। किसी क्वेश्चन में आपको दिया है ये जो लेफ्ट धागा ए बी, इसका हमने नाम रख लिया, इसमें टेंशन है T1, और ये जो बी सी थ्रेड है इसमें टेंशन है T2। नहीं, बी सी तो ये हो गया ना, तो इसको हम मान लेते हैं डी। जो बी डी धागा है इसमें टेंशन है मान लो T3। एक धागे में एक टेंशन होती है। अब टेंशन है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। देखो ब्लॉक एम को कहाँ बांधा है हमने? पॉइंट धागे से कहाँ बांधा है? पॉइंट डी से बांधा हुआ ना, तो डी से अवे टेंशन एक्स, इसमें एक बीडी में जो टेंशन है वो टेंशन है एक, डी से लेके डी तक एक ही वैल्यू है टेंशन, लेट कर लिया। वो जो वैल्यू है वो है टेंशन T3। अब T3 कहाँ लगेगी? अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अवे टूवर्ड्स थ्रेड। तो इसमें T3 कहाँ लगेगी? तो नीचे इसका वेट, तो T3 इज इक्वल टू mg। m कितना है बच्चों? m इज 60, g इज 10, तो T3 हमारे पास आ गई 600 न्यूटन। ठीक है जी।
अब पॉइंट बी पे देखो बच्चों, अब अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी को ये वाला धागा ए बी धागा किस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, टेंशन एक्स टुवर्ड्स द थ्रेड, ठीक है जी। कितनी टेंशन हमने मान ली, T1। ये वाला धागा बीडी धागा पॉइंट बी को, अब बी की बात हो रही है, बी को अपनी तरफ खींचेगा, धागा हमेशा अपनी तरफ खींचता है, कितनी टेंशन से खींचेगा, T3 से। धागे के दो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे बीसी धागा है, बीसी में एक ही टेंशन होगी, कितनी, T2। अब T2 फोर्स से ये पॉइंट बी को अपनी तरफ खींचेगा, पॉइंट बी को T2 से खींचेगा अपनी तरफ, यही धागा पॉइंट सी को अपनी तरफ खींचेगा, किससे, इसी T2 से खींचेगा, T2 से खींचेगा किसकी तरफ, खुद की तरफ। इन वन टेंशन देयर इज वन, सॉरी, इन वन थ्रेड देयर इज वन टेंशन इफ थ्रेड इज मासलेस स्मूथ, मतलब अगर आइडियल थ्रेड है तो एक धागे में एक ही टेंशन होगी, और टेंशन एक्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स द थ्रेड, तो बी से अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ बी टुवर्ड्स बीसी, तो बी पॉइंट बी पे T2 इस तरफ लगेगी, ऐसे ही सी पर T2 इस तरफ लगेगी। ऐसे अगर ए बी की बात करें तो ए बी में टेंशन कितनी है, ए बी में T1 मान ली हमने, तो पॉइंट ए पे T1 इस तरफ लगेगी, धागे की तरफ, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। बी पे कहाँ लगेगी, धागे की तरफ, अवे, धागे की तरफ ये अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो T1, ठीक है। ऐसे डी पे इस तरफ लग रही है ये बीडी धागा, बी पे किस तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, ये लगा ली हमने, तो एक ये हो गया, कितनी हो गई, T2, ठीक है। अब सभी पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, तो ये जो पॉइंट बी है, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया ना, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, मतलब ये पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी इज एट रेस्ट, तो पॉइंट बी पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3, इस तरफ T2, इस तरफ T1, इस तरफ T3, T2 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 50 डिग्री। तो ये हो गया अपना बच्चों पॉइंट बी, ठीक है। इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, अब बी रेस्ट पे है, T3 हमने निकाल ली, T3 कम्स आउट टू 600, T3 600 न्यूटन। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। अब बी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, ये लिख दिया हमने, नेट फोर्स एट पॉइंट बी इज 0, ठीक है जी। कोई भी पॉइंट कहाँ लिखा है, तो पॉइंट बी इज एट रेस्ट, कोई भी पॉइंट अगर बी यहाँ लिखा है, इसके लिए लिखा है, एम के लिए लिखा है, कोई भी पॉइंट, कोई भी ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स 0 होती है। अब जैसे पॉइंट बी भी रेस्ट पे है, तो पॉइंट बी पे नेट फोर्स क्या होगी, 0। अब पॉइंट बी क्या है, एक नॉट की तरह ना, गांठ जैसे पड़ जाती है, 3 धागे थे, धागों के एक एक पॉइंट को ज्वाइन करके एक गांठ बना ली, नॉट बना ली, तो धागा मासलेस है, तो इस नॉट का भी तो मास 0 होगा, तो इसका कोई मास नहीं है, ये छोटा सा टुकड़ा है, बी क्या है, छोटा सा टुकड़ा है थ्रेड्स का, इसका कोई मास नहीं है, ठीक है जी। अब इस टुकड़े पे ये फोर्सेस लग रही है। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस पे जो नेट फोर्स होगी, पॉइंट बी पे जो नेट फोर्स होगी, वो क्या होगी, एफ नेट ऑन पॉइंट बी, या नॉट बी, नॉट भी कह सकते हैं, बी इज लाइक ए नॉट, गांठ क्या होगी, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ये रेस्ट पे है, सिंस पॉइंट बी इज एट रेस्ट, तो ये तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0। इसको आप एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आप लेविस थ्योरम से भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। 50 डिग्री एंगल दिया था, 50, तो ये कौन से एंगल होते हैं, ये भी 50 होगा, तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया कैलकुलेशन। अब और भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको,
अगर आप इसी क्वेश्चन में और हिंट चाहते हैं, आइडियल धागे की प्रॉपर्टीज याद रखना। आइडियल धागा स्मूथ होता है, मासलेस होता है, वो टेंशन फोर्स लगाता है, जिसका सिंबल है कैपिटल टी। एक धागे में एक ही टेंशन होती है थ्रू आउट अगर वो आइडियल है। ठीक है, टेंशन कहाँ लगती है? टेंशन धागे के एंड पॉइंट्स पे लगती है, उसको जहां हमने बांधा होता है। धागे को एंड पॉइंट पे बांधेंगे ना, तो एंड पॉइंट पे टेंशन कैसे लगती है? अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड टुवर्ड्स द थ्रेड। ये याद रखना प्रॉपर्टी। अब देखो इनके कंपोनेंट्स लिख ले। अब T1 बच्चों सारे का सारा किस तरफ है? T1 एक वेक्टर है ना, सारे का सारा किस तरफ है? अब देखो एक वेक्टर है T1, ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड है, एक फोर्स है T1 टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा? T1y क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos 90 j कैप। cos 90 जीरो होता है, तो ये तो जीरो j कैप हो गया। ठीक है जी, इसका T1 का x कंपोनेंट क्या होगा? T1 का मैग्नीट्यूड नेगेटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? जीरो। T1 का मैग्नीट्यूड इनटू cos जीरो, डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब बच्चों cos जीरो क्या होता है? 1, तो T1x क्या हो गया? 1 इंटू T1 इज T1, डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब T1 है क्या? T1 वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम है ना, T1x प्लस T1y। अब T1x इज T1 माइनस आई कैप प्लस T1y इज जीरो j कैप। ठीक है, ठीक। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिख लो, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग ऐड कर दो, वो एनालिटिकल मेथड कहलाता है। ये ऐसे T1 लिख लिया, T2 क्या, T3 क्या होगा बच्चों? सिमिलरली T3 क्या है? x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, तो इसका x कंपोनेंट तो होगा, इसका सारे का सारा क्या होगा? y कंपोनेंट होगा। T3 का x कंपोनेंट क्या होगा? T3 का x कंपोनेंट क्या होगा? T3 इंटू cos 90 i कैप। cos 90 जीरो होगा, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? जीरो i कैप प्लस T3 cos जीरो माइनस j कैप। माइनस j कैप के साथ जीरो बना रहे हैं ना, तो cos जीरो मान होता है बस T3 माइनस j कैप। ये आ गया हमारे पास T3। अब कौन सा रह गया? T2 रह गया। T2 मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल 50 है, तो T2 का x कंपोनेंट क्या होगा? T2 cos 50, ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई कैप। ऐसे ही T2 का y कंपोनेंट क्या होगा? T2 y कंपोनेंट क्या होगा? T2 ये एंगल होगा 40 cos 40, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये j कैप की तरफ होगा, j कैप। तो ये क्या आ गया हमारा? तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो अपने दोनों कंपोनेंट्स का सम है, कंपोनेंट्स उसके टुकड़े होते हैं ना, पार्ट्स। तो ये क्या आ गया? T2 cos 50 आई कैप, T2 cos 50 आई कैप प्लस T2 cos 40 j कैप। इजी है बच्चों, एक बार थ्योरी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चंस। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एफनेट। तीनों को ऐड कर देंगे ना, तीनों, तो एफनेट क्या है? जीरो। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3, एडिंग ऑल दीज 3 इक्वेशंस, तो लेफ्ट साइड क्या आ गया? लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी? T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगी? एफनेट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया? एफनेट। चलो T1 प्लस T2 प्लस T3 लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या हो गया? T1x प्लस T3x प्लस T2x। अब ये T1 माइनस आई कैप, T1 माइनस आई कैप प्लस जीरो आई कैप प्लस T2 cos 50 आई कैप। ये तो x कंपोनेंट्स ऐड हो गए, प्लस y ऐड कर लो,
वाई वाई ऐड करने के बाद 0 जे का प्लस T3 माइनस जे का प्लस T2 cos 40 जे का। अब ये क्या है, यहां से क्या है, ये एफ नेट है। अब एफ नेट हमारे पास क्या है, 0, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर्स की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। अगर वेक्टर्स अच्छे से आएंगे तो काफी चैप्टर्स फिजिक्स के आसान हो जाएंगे। तो 0, देखो ये 0 है, इन तीनों का सम 0 है बच्चे। तो 0 मतलब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकते हैं। ये 0 ही है ना, इज इक्वल टू, तो इनको ऐड किया, ये तो 0 ही है। देखो इसको ऐड किया, क्या मिल गया हमें, T1 हम आई कैप, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में से आई कैप अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 cos 50 या 40 cos 50 है, cos 50 माइनस T1, अगर हमने आई कैप कॉमन ले लिया प्लस ऐसे ही, अब ये तो 0 है, अब ये तो 0 प्लस है ना, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहां हम जे कैप कॉमन ले लेते हैं, प्लस T2 cos 40, T2 cos 40 डिग्री। एनालिटिकल मेथड आसान है, पैरेललोग्राम लॉ से भी आसान है, ट्रायंगल लॉ से भी आसान है, लेबनिज थ्योरम से भी आसान है। T2 cos 40, ये माइनस है तो ये माइनस T3 हो जाएगा जे कैप। अब LHS इज इक्वल टू RHS। अब कंपेयरिंग डायरेक्शंस, इक्वेटिंग डायरेक्शंस, इक्वालिटी है, मतलब बीच में देखो इक्वालिटी है ना, तो कौन से वेक्टर्स इक्वल होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम। यहाँ x वाला कौन सा है LHS में, 0 आई कैप, RHS में x वाला कौन सा, T2 cos 50 माइनस T1 आई कैप। देखो बच्चों आई कैप कैंसिल हो गया, T1 उस तरफ चला गया, तो यहां से क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू T2 cos 50 डिग्री। cos 50 हम टेबल से या कैलकुलेटर से अब चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू। अब ऐसे ही एंड फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, तो और x एक्सिस के लिए था। इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। x एक्सिस को अलग देख लो, y एक्सिस को अलग देख लो, z को अलग देख लो। इसमें z तो है ही नहीं, अब y है और x है, वो दोनों अलग अलग हमने देख लिए। 0 जे कैप इज इक्वल टू T2 cos 40 माइनस T3 जे कैप। अब यहाँ से जे कैप कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू T2 cos 40 डिग्री माइनस T3। तो यहाँ से क्या आ गया, T3 इज इक्वल टू T2 cos 40। तो T3 हमने कैलकुलेट कर लिया था, T3 हमारा 600 आया था। T3 को 600 रख देंगे, cos 40 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में से, इस स्टार इक्वेशन में से T2 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है T3 कितना है, T3 इज 600, हम निकाल चुके हैं T3 की वैल्यू। इसको 600 रख देंगे, cos 40 डिग्री की वैल्यू, या तो कैलकुलेटर से देख लो या बुक से देख लो, अभी आपको नहीं पता होगी तो दोनों वैल्यूज रखने के बाद T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई, उसको उस T2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T2 की वैल्यू हमें पता है cos 50, बुक से देख लो या कैलकुलेटर से देख लो, T2 की वैल्यू इनटू cos 50 वो T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो T1 T2 ही हमसे पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार करो इसको। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक गिवन प्लेन है, ठीक है। जो गिवन है वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी बना के रखा है। एक गिवन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कौन सा प्लेन होता है? हॉरिजॉन्टल ये वाला प्लेन होता है जिसमें हम वॉक करते हैं, तुरते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन है वो ये वाले प्लेन की बात कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ देखो, जैसे ये इसको देखो, पेजेस को देखो, तो ये वाला पेज क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दूसरा क्या हो गया? ये वाला प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, ठीक है जी। तो गिवन प्लेन में एक एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। और उसने हमें क्या दिया है? कहता है जेड डायरेक्शन को वर्टिकली अपवर्ड हमने लेना है। तो अगर वो कह सकते हैं हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं, हम इस अब उसने कह दिया इसको जेड एक्सिस लेना है, तो जेड एक्सिस लेना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। नॉर्मली ये वाई एक्सिस होता है, तो वर्टिकली अपवर्ड जेड डायरेक्शन ये हमें गिवन है। तो ये क्या हो गया? के कैप, नीचे क्या हो गया? माइनस के कैप। तो इस क्वेश्चन में फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन माइनस के कैप। तो फोर्स कहां पर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब फोर्स क्या है? देखो फोर्स क्या आ गई? फोर्स इज 10 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये फोर्स है हमारे पास, तो दिस इज द फोर्स, ठीक है जी। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 बाद में। फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फोर्स इज ये क्या? अभी अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस के कैप। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? के कैप। अब हमारी फोर्स माइनस के कैप के अराउंड। और हमसे पूछा गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस गिवन प्लेन। दिस गिवन प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो बच्चों, ये लाइन क्या है? तो दिस लाइन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। तो इस फोर्स का कंपोनेंट मान लो, अब ये एंगल अगर अल्फा है, तो हमसे क्या पूछा गया है? इस फोर्स का कंपोनेंट, इस फोर्स का कंपोनेंट जो कि हमें गिवन है कितनी है? 10। इसका कंपोनेंट इस गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है इस प्लेन से, ये प्लेन है, तो ये लाइन देखो, ये प्लेन है, तो ये लाइन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है गिवन प्लेन के साथ। तो हमसे यही पूछा गया इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना इस फोर्स का। तो इस लाइन, ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन से, उसके साथ ये फोर्स कितना एंगल बना रही है? अल्फा। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड बस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है 10 कॉस अल्फा। अब अल्फा हमने निकालना है, देखो ध्यान से। अब ये ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ठीक है जी। अब बच्चों ये क्या है? 90 डिग्री। तो अब अगर हम एबीसी ट्रायंगल की बात कर लें, तो ये एंगल अगर बीटा है, ये क्या है? 90। तो इन ट्रायंगल एबीसी थीटा प्लस बीटा प्लस 90, थीटा प्लस बीटा प्लस 90 इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? थीटा प्लस बीटा is 180 minus 90 which is also 90। तो थीटा प्लस बीटा, तो ये हम पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो जो बाकी बच के दो एंगल्स, ये जो थीटा और बीटा, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम भी बच्चों 90 होगा। अब ये देखो, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो बीटा प्लस अल्फा भी क्या हो गए? बीटा प्लस अल्फा इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये तो आसान है, ये तो दिया ही है ना हमें परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है
तो ये भी तो 90 होगा, बीटा प्लस अल्फा इज 90। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, अल्फा चाहिए था। तो बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा की वैल्यू इज 90 माइनस अल्फा, तो बीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस 90 माइनस अल्फा को हम उस तरफ लेंगे, तो 90 डिग्री तो पहले ही है, ये प्लस 90 उस तरफ जाके माइनस 90 हो गया, जो माइनस अल्फा उस तरफ जाके प्लस अल्फा हो गया, माइनस 90 डिग्री प्लस 90 कैंसिल हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये जो अल्फा है ना बच्चों, ये क्या आ गया हमारा, थीटा के बराबर ही अल्फा। थीटा कितना गिवन है हमें, तो ये अल्फा जो है थीटा के बराबर ही आ गया, थीटा इज 30 डिग्री, तो ये भी 30 हो गया। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, 10 इंटू cos 30। cos 30 याद है बच्चों, cos 30 इज √3/2। तो आंसर क्या आ गया, 5 2 10, तो 5/√3 न्यूटन इज द आंसर, which is the component of this force perpendicular to this plane। अब इस प्लेन के साथ ये 90 डिग्री एंगल ही तो बना रहा है, ये 90 डिग्री, तो यही हमसे पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो डाउट आपने मेरे से पूछा वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और फिर क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो 1 से 2 चला गया, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे 1 पे था, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ रहा ही क्या था, फाइनली 2 पे चला गया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन ये ओरिजिन है, फाइनल पोजीशन वेक्टर RF हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर RI था, S डिस्प्लेसमेंट होती है, तो RI और S सेम ऑर्डर में है, RF ऑपोजिट ऑर्डर में, ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल लगा के क्या आ जाएगा, RI प्लस S, सेम ऑर्डर में जो होते हैं उनका वेक्टर सम क्या होता है, RI प्लस S इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर वाली साइड ट्रायंगल की, ट्रायंगल ला वेक्टर्स, ये क्या है, ट्रायंगल है ना, वेक्टर्स, ट्रायंगल वेक्टर्स में सीखा है। तो S क्या हो गया, RF माइनस RI, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, ये S होगा। तो फाइनल पोजीशन वैल्यूज पुट कर दी, फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, तो यहाँ क्या आ गया, x2 y कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप, i कैप वाले इकट्ठे कर लिए, j कैप वाले अलग कर लिए, तो ये x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x, डेल्टा x मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस डेल्टा y मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप, तो डेल्टा y j कैप हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होता है, डेल्टा x i कैप, चेंज इन x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, चेंज इन y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के y कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ये किया हुआ है पहले, अब इस क्वेश्चन की बारी आ गई, तो इसमें क्या क्या कहा है हमें, x चेंज हो रहा है, x इज चेंजिंग एज 4 sin 60, और y कैसे चेंज हो रहा है, y इज 4 into 1 minus cos 60। तो इसने पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो अच्छी बात है। टाइम इंटरवल हमें क्या दिया, टाइम इंटरवल हमें दिया 5 सेकंड्स, तो फर्स्ट 5 सेकंड्स क्या होंगे, डेल्टा क्या होता है, चेंज, डेल्टा t मतलब चेंज इन t, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 5 सेकंड्स, तो फर्स्ट 5 सेकंड स्टार्ट कब हो गए, तो टाइम इनिशियल क्या है 0, तो t फाइनल क्या आ गया, t फाइनल माइनस 0 इज 5, तो t फाइनल 5 सेकंड्स हो गए। ये तो सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट 5 सेकंड्स कब शुरू होंगे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट हो गए, कब खत्म हो गए फर्स्ट 5 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे कब खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, तो x एट इनिशियल टाइम इंस्टेंट x एट t इज इक्वल टू 0, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करी, तो 4 into sin 6t की वैल्यू 0 रखी, क्या आ गया 4 into sin 6 into 0 क्या होगा बच्चों 0,
साइन जीरो क्या होता है, पता है किसी को? साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो 4 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो ये आ गया हमारा इनिशियल एक्स। फाइनल एक्स क्या होगा? अब टी की वैल्यू 5 रखो, टी की वैल्यू 5 रखी मतलब 4 साइन 6 इंटू 5। यहाँ पे टी की वैल्यू वेरिएबल है ना इस रिलेशन में, x इज इक्वल टू 4 साइन 60 में क्या वेरिएबल है? टी। जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है x चेंज हो रहा है, ऐसे ही इसमें क्या चेंज हो रहा है? y इज इक्वल टू इस y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ t चेंज हो रहा है तो यहाँ y चेंज हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 5 पे क्या आ गया? x 6 इंटू 5 क्या होता है बच्चों? 30। 4 इंटू साइन 30, साइन 30 क्या होता है बच्चों? हाफ। 4 इंटू हाफ इज 2। तो x एट t इज इक्वल टू 5 हमारे पास कितना आ गया? 2। तो फाइनल x कितना आ गया? 2। इनिशियल x है 0। फाइनल x देखो बच्चों, फाइनल x क्या आ गया? x2 क्या होता है फाइनल x कोऑर्डिनेट? ये क्या आ गया हमारे पास? 2। x1 क्या इनिशियल x कोऑर्डिनेट? ये क्या आ गया? 0। तो इनिशियली वो कहाँ था? x1 y1 क्या है इनिशियली? x1 हमने निकाल लिया 0, x2 फाइनली हमने निकाल लिया 2। अब हम y1 y2 निकालेंगे। y1 मतलब इनिशियल y कोऑर्डिनेट। हमने x1 y1 नहीं निकाला, मैं गलत बोल गया, हमने x1 x2 निकाला। x1 हमारा कितना आ गया? ये हमारा इनिशियल x कोऑर्डिनेट है, x1 आ गया हमारा 0, तो यहाँ 0 रख दिया। x फाइनल x2 है हमारा, t इज इक्वल टू 5 को 2 आ गया, तो यहाँ 2 रख दिया। तो डेल्टा x क्या हो गया? तो sx क्या हो गया? ये डेल्टा x क्या हो गया? 2 माइनस 0 क्या हो गया? 2। तो sx क्या हो गया बच्चों? 2i कर, ठीक है। sx हमें पता चल गया। अब sy निकालेंगे। sy क्या होगा? चेंज इन y कोऑर्डिनेट, मतलब फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट। अब ये निकालना है। अब आ जाओ, ये y का रिलेशन हमारे पास है। तो इनिशियल कब होगा? t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 1 माइनस, देखो बच्चों cos 6t की वैल्यू 0। 6 इंटू 0 क्या होगा बच्चों? 6 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो 1 माइनस cos 0, cos 0 क्या होता है बच्चों? 1। तो 1 माइनस 1 0, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 बच्चों 1 माइनस 1 0 इंटू 4 0। तो ये क्या आ गया हमारा? इनिशियल y कोऑर्डिनेट y1। और फाइनल y कोऑर्डिनेट कब होगा बच्चों? फाइनल y कोऑर्डिनेट कब होगा हमारे पास? t इज इक्वल टू 5 पे, इस पे, इसमें वेरिएबल क्या है? t RHS में। तो t की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो क्या आ गया हमारे पास? 4 इंटू 1 माइनस cos 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 क्या होता है? 30। तो क्या आ गया ये? 1 माइनस cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 इज √3/2। तो ये क्या आ गया? 4 इंटू 1 माइनस √3/2। क्या आ गया बच्चों? ये 4 इंटू 2 माइनस √3/2 आ गया। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया y फाइनल। y फाइनल मतलब y2 कितना आ गया? 2 ब्रैकेट्स 2 माइनस √3। तो ये y फाइनल आ गया। y इनिशियल 0 है। अब यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल तो 0 ही है। y फाइनल क्या आ गया? तो y फाइनल क्या आ गया हमारे पास बच्चों? y फाइनल इज 2 इंटू 2 माइनस √3। ये y फाइनल है, माइनस y इनिशियल 0। ये क्या? तो ये क्या आ गया हमारे पास? इसमें से 0 क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको एक्सपेंड ही कर दें। तो ये हो गया 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये क्या? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? कोई वेक्टर है हमारे पास,
कई बार बच्चों आंसर्स जो होते हैं ना वो मैच नहीं करते, उसका रीजन क्या है? या तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग होगी, जो हमने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन दोबारा चेक की जा सकती है, कॉन्सेप्ट ना गलत हो। मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेन इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैलकुलेशन हमसे गलत होगी, दोबारा चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो। कई बार जो असाइनमेंट्स होती हैं बुक्स में भी आंसर गलत होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। तो हमारे पास वेक्टर एस आ गया, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया उसका 2y का, क्वेश्चन कौन सा था? 7 2y का प्लस एस वाई क्या आ गया 4 माइनस 2√3 जे क्या। ठीक है जी, अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो वो क्या होगा? रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर ये हो गया, अब ये क्या होगा 4 माइनस 2√3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसको सॉल्व कर लेना बस, 4 प्लस इसको सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2√3। आंसर निकाल लो, ये सिंपल कैलकुलेशन, मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेना, बाकी आपको मैंने बताया ही है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैच नहीं करता, तो उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चंस किस चीज़ के लिए होते हैं? असाइनमेंट हो जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाए, ये हमारी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए होते हैं। देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सीखा हुआ लग रहा है, इसमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? इस डिस्प्लेसमेंट लगा, या फिर ये कह सकते हो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारी जा सकती है, कॉन्सेप्ट्स अगर वीक रह गए तो फिर आप पीछे रह जाओ बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दो वेक्टर्स गिवन है a एंड b, और हमसे पूछा है फाइंड द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दीज, मतलब वो वाला वेक्टर कोई फाइंड करो जो a और b का जो रिजल्टेंट है। अगर a और b का मान लो जो रिजल्टेंट है वो r है, तो हमसे पूछा गया है कोई वेक्टर फाइंड करो, मान लो वेक्टर c। हमसे पूछा गया वेक्टर c, कहता वेक्टर c फाइंड करो जिसको हम अगर a और b के रिजल्टेंट में ऐड करें, a और b का रिजल्टेंट अगर r है तो c को अगर हम r से ऐड करें, मतलब वेक्टर c प्लस a प्लस b गिव्स अस अ यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। तो इसका आंसर 1k कैप आना चाहिए। ठीक है जी, तो बेसिकली हमसे पूछा है उसने c, तो c क्या होगा बच्चों 1k कैप माइनस r। अब r क्या है इन दोनों का सम, अब इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस b, मान लो ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके लेफ्ट में क्या आ गया a प्लस बी, यहाँ क्या आ गया राइट में 6i कैप माइनस 1j कैप। ठीक है जी, माइनस 3k कैप। तो a प्लस बी क्या है बच्चों, a प्लस बी को हमने r मान लिया, यही तो r है, यही वेक्टर r है। अब कहता c फाइंड करो, c को अगर r से हम ऐड करते हैं तो हमें 1k कैप मिल रहा है, तो c क्या होगा 1k कैप माइनस r। तो c क्या आ गया बच्चों 1k कैप माइनस r, r इज 6i कैप माइनस 1j कैप माइनस 3k कैप। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, 1k कैप माइनस 6i कैप प्लस 1j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये तो आपको आता ही होगा, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1k कैप और 3k कैप 4k कैप माइनस 6i कैप प्लस 1j कैप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ये की बात है 6 माइनस आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 4 देखें आंसर देख लो मिला माइनस 6 आई कैप। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें वेक्टर ए दिया है i प्लस 4j माइनस 2k, वेक्टर बी दिया है 3i माइनस 5j प्लस k। हमसे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो सिंपल है, मान लो इनका रिजल्टेंट है r, ठीक है जी। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू देयर रिजल्टेंट, मतलब हमें क्या पूछा है इस r की डायरेक्शन पूछी है। अब r की डायरेक्शन क्या होगी, तो वेक्टर बट इसमें भी नहीं जुड़ी है, तो बहुत ही सिंपल है। बाहर क्या होगा, ऐड कर दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐड किया a प्लस बी, ऐड कर दो। ये एनालिटिकल मेथड है, ये सबसे आसान है। एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो। 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप ऐड करने के बाद तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया, r का मैग्नीट्यूड जाएगा बच्चों, डी वेक्टर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 18, 16 प्लस 1 प्लस 1 इज रूट 18, रूट 18 इज 3 रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो पूरा वेक्टर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछी है हमें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया 4i माइनस 1j माइनस 1k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इज 3 रूट 2 या रूट 18, 3 रूट 2 81। यही आंसर गिवन है। इसके बाद पूछा है बच्चों 11th क्वेश्चन। बच्चों ट्राई किया करो, ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 2 बार ट्राई जरूर किया करो। अब इसके बाद है 11th, वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j एंड वेक्टर बी इज 7i प्लस 24j। वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। ये इजी क्वेश्चन है। हमें हमसे पूछा गया है एक वेक्टर सी फाइंड करो, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब कहता है सी फाइंड करने के लिए बोला गया, अब उसका मैग्नीट्यूड कहता है सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, सी का मैग्नीट्यूड हो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है जी। और हमसे कहा गया एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है एंड पैरेलल टू ए, मतलब सी की डायरेक्शन सी यूनिट वेक्टर, बस ये तो इजी है। अब ए की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90 होल अंडर रूट, cos 90 है उसको 0 कर दिया, तो ये हमें पता है ये कितना आ गया, रूट 25 आ गया, तो रूट 25 आ गया। तो ये तो 5th क्लास में सीखा था, 5 स्क्वायर इज 25, 25 का रूट इज 5, ठीक है। तो अब ये क्या होगा इसका, कोई भी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पूरा वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, पूरा वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इज 5। अब यही क्या है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इक्वल्स डायरेक्शन ऑफ सी, ठीक है। सी की डायरेक्शन भी यही है। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों,
49 प्लस 24 स्क्वायर, ये 576, ये हो जाएगा आपका 625 और रूट 625 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आ गया आपका 25। तो यही क्या है, तो यही क्या है, इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब इसमें ये देखो, कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अभी ये इक्वेशन मानना है, मान लो अभी इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चे। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर सी क्या है, सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड क्या है इनटू सी की डायरेक्शन। अब सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, पी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब सी की डायरेक्शन किसके बराबर है, ए की डायरेक्शन के बराबर है। तो सी का मैग्नीट्यूड पी के मैग्नीट्यूड के बराबर है 25। सी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के बराबर है। ए की डायरेक्शन क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। इसको इससे काट सकते हैं, 5 आ गया। तो वेक्टर सी क्या आएगा, 5 3 5 into 3 59 कैप प्लस 5 into 4 59 कैप प्लस 24। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद भी अगर डाउट्स हैं तो मेरे को सेंड कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।